हाँ बच्चों, पढ़ाई के अलावा सब ठीक है। पहले कल हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन जिसमें हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक सीख लिया था। अब आप मुझे पहले क्या करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। या करके क्या दिखाओगे, मैं बस रिवाइज करवा देता हूँ, टाइम लगेगा। एच मतलब होल्डिंग और एस मतलब सब्सिडरी। एसेट्स मतलब अदर देन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कितने % होता है? जरूरी है क्या 80 हो? नहीं, कितना? मतलब मोर देन 50, तभी ये क्या होता है, कंसोलिडेशन। कंट्रोल होना चाहिए हमारा, ठीक है। 80% में क्यों लेता हूँ? फ्रैक्शंस खत्म हो जाते, ठीक है। 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, कितना हो गया टोटल? 8 लाख, ठीक। सब्सिडरी में 3, 1, 1, कितना हो गया टोटल? 5 लाख। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1/4/19। ये कब की है बैलेंस शीट? 31 मार्च 20। रिजर्व्स ऑन 1/4/19 कितने के थे? 40,000, ठीक। अब बताओ, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे? नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट, कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल कितने, किसकी लेनी होती है नेट एसेट, होल्डिंग की या सब्सिडरी? सब्सिडरी की। कैपिटल कितनी थी? 3। हाँ, कैपिटल 3 और रिजर्व्स 40। 3,40,000। सेकंड क्या है बच्चों? इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन, कितने की बढ़ गई? 1 हो गया, कितने से? 40 से, तो कितनी बढ़ गई? 60। थर्ड क्या है? गुडविल या सीआर। अब देखो, ये 2 फर्स्ट और सेकंड रहेंगे। उसके बाद चाहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले निकालो, चाहे गुडविल निकालो, चाहे P&L निकालो, कोई सा भी निकालो, ये 2 पहले करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इन 2 के बिना तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप नहीं हो सकता। तो गुडविल या सीआर कितने का आएगा? इन्वेस्टमेंट कितने का? बोलो। 6 लाख। क्या हुआ? माइनस शेयर इन नेट एसेट। नेट एसेट कितने की थी बच्चों खरीदने वाले दिन? 340 का 80%। जल्दी जल्दी बताओ। चौथा क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। खरीदने वाले दिन की भी नेट एसेट का 80% और इन 272, और खरीदने के बाद की भी नेट एसेट का 20। ये तो कितना आ जाएगा टोटल? 80,000। ये कितना एक्स्ट्रा आ गया गुडविल का? 328। उसके बाद में 5वां क्या आएगा? कंसोलिडेटेड P&L। होल्डिंग का ऑलरेडी कितना है प्रॉफिट? 5, और कितना खरीदने के बाद बढ़ा है? 60,000। उसमें होल्डिंग का शेयर कितना आएगा? 80%, कितना आएगा? 48,000। तो कितना आएगा? 548। CBS बनाएंगे तो क्या होगा? इसको यहीं बना देता हूँ मैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसको हटा देता हूँ। असेट्स कितने की आ जाएगी? करंट लायबिलिटीज कितने की आ जाएगी? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगा। P&L कितने का आएगा? 5,48 अभी निकाला हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग की आएगी, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का आएगा? 80,000, और गुडविल कितने की आएगी? 328। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नई आइटम आएगी कितने की? 80 की, और गुडविल कितने की आएगी? 328। टैली करना। 1028 आ रहा है, ये तो 1028 ही आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से करेंगे। अब मुझे फटाफट से बता दो, आप अपने माइंड में अगर 2 रूल याद रख लो तो सारी कंसोलिडेशन हो जाएगा। पहला क्या है, जिस दिन खरीदेंगे उस दिन नेट एसेट से ऊपर जो रुपए दिए वो क्या है, गुडविल। और खरीदने के बाद जो नेट एसेट बढ़ी वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। ये तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और खरीदने वाले दिन और खरीदने के बाद दोनों में ही जो हमारा नहीं है वो क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बस ठीक है। तो आपको सब्सिडरी की एसेट के कितने टुकड़े करने आने चाहिए, 2, एक तो खरीदने वाले दिन और एक खरीदने के बाद। ठीक है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट गुडविल तो क्या है, खरीदने वाले दिन जितनी एसेट थी उसमें हमारे शेयर से जो ऊपर दिया वो क्या है, गुडविल। इसको कई बार क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल ऑब्टेन करने के इतने रुपए दिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन दोनों में ही क्या है, छोटे शेयर होल्डर। और ये क्या है, खरीदने के बाद की नेट एसेट का शेयर। श्योर? 2 बार बोलो। जिस दिन खरीदेंगे उस दिन के नेट एसेट से ऊपर जो दिया, वो नेट एसेट के शेयर से जो ऊपर दिया वो क्या है, खरीदने के बाद बढ़ी हुई नेट एसेट में हमारा शेयर हमारे P&L में जुड़ेगा। और यही होना चाहिए। जिस दिन मैंने सब्सिडरी बना ली उसके बाद उसकी जो नेट एसेट बढ़ रही है उसके लिए मेरे कोई पैसे लग रहे हैं नहीं, तो वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। बोलो। और जिस दिन मैंने सब्सिडरी बनाई थी उस दिन क्या है, जो रुपए दिए वो किसके लिए है, अगर एक्स्ट्रा दिए हैं तो गुडविल के लिए। श्योर? पक्का? अब वो तुम्हें कैसे गेम करेगा, वो कहेगा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कोई और रिजर्व्स कब के दूंगा, कोई और के। तो हमें इवनली प्रॉफिट मान के कुछ वर्किंग्स करनी होगी, बताता हूँ। बाकी बातों को छोड़कर मैं सिर्फ अपने काम की बात करता हूँ। रिजर्व्स कितने के हैं, 1 लाख के सब्सिडरी के। कब के? 31 मार्च 20 को, जिस दिन हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। श्योर? रिजर्व्स ऑन 1/4 कितने के, 40,000। श्योर? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या कर दी उसने, 1/7। अब मैंने कब नहीं खरीदा इसको, इसी दिन नहीं खरीदा मैंने जिस दिन के रिजर्व्स दिए। तो आप प्रोपोर्शनेट मान के कर सकते हो। कैसे करोगे, मान लो कैपिटल कितने की है, 5 लाख। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेप बताना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पूरा दे दूंगा करने के लिए। नेट एसेट ऑन 1/7 की चाहिए मुझे। कब की चाहिए, 1/7 की। कैपिटल तो हम कब से मानेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 5 लाख। रिजर्व्स ऑन 1/4 कितने के थे, 40 के। अब यहाँ पर रिजर्व्स थे 40 के, तो यहाँ कितने के हो जाएंगे, अगर लास्ट में 1 लाख हो तो साल भर में इंक्रीज कितनी हुई है, तो इन 3 महीनों में कितनी हुई है, तो इंक्रीज इन रिजर्व फ्रॉम 30/6 कितना आएगा, 1 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 15। तो ये कितना आ जाएगा, 545। और इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन कैसे आएगा, इस साल में टोटल कमाई कितनी हुई, बोलो ना। $60 की हुई थी और खरीदने के बाद कितने महीने, 9 महीने। तो कितना, मुझे इस पीरियड की कमाई किस में डालनी है, पोस्ट में। तो साल भर में हुई है 60,000 और ये कितने हैं, 9 मंथ्स। तो इसको किस में डालना है, पोस्ट में। अब आगे के स्टेप्स क्या है, गुडविल CR और निकालना। पक्का? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एडजस्टमेंट को टाइम एडजस्टमेंट। इस तरह के एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टाइम एडजस्टमेंट। करोगे अब, चलो करो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, करंट लाइबिलिटीज, assets, investments, five, 4, 3, 5, 7, 3 lakhs, 2 lakhs, 1 lakh, 6 lakhs, HS 31st 320,
डेट ऑफ एक्विजिशन 1/8/19, रिजर्व्स ऑन 1/4/19, 80,000, इन्वेस्टमेंट 70%। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, पहले आप लोग कर लो और बाद में क्या कर लेना, मैच। हाँ बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? नेट एसेट ऑन किस दिन की है एक्विजिशन डेट? 1/8, ठीक है। अब वैसे तो नहीं बनाना चाहिए ऐसे, लेकिन अब मैं ऐसे बना रहा हूँ समझाने के लिए। 1/4 को रिजर्व्स कितने थे? 80, और एंड में कितने हो गए? 2 lakhs। तो 80 से कितने हो गए? 2 lakhs। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ इस पूरे साल में? 1,20,000 का। तो 1/8 तक कितने महीने होते हैं? 4 महीने। हर महीने का 10-10 हज़ार प्रॉफिट है। तो यहाँ कितना हो गया? 40, और पोस्ट में कितना हो गया? 80,000। तो नेट एसेट ऑन 1/8 जब निकालूंगा तो क्या होगा? कैपिटल कितने की है उस दिन? बताओ तो, कैपिटल कितने की थी? 3 लाख। रिजर्व्स 1/4 को कितने के थे? 80। और फिर 1/4 से 31/7 तक कितने बढ़ गए? कैसे निकाले थे हमने? 2 लाख हो गए साल भर के एंड में, और 80 शुरू में थे, तो साल भर में 12,000, मतलब 1,20 कमाए इंटू 4। तो नेट एसेट यहाँ कितने की आ गई? 4,20,000। इंक्रीज इन नेट एसेट कितने की आएगी? खरीदने के बाद कितने प्रॉफिट बढ़े? 2 लाख हो गए, 80 शुरू में थे, तो साल भर में इतने कमाए पर मंथ, ये कमाया जो लिखा हुआ है अभी तक। और आगे कितने महीने? और 8। तो कितना हो गया? 80,000। तीसरा क्या आता है? गुडविल। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 लाख, माइनस नेट एसेट कितने की थी? 4,20 इंटू 70%, कितना आएगा? 294। गुडविल कितने की आएगी? 206। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? खरीदने वाले दिन की नेट एसेट और बाद की नेट एसेट दोनों का ही 30%, तो कितना आएगा? 150। फिफ्थ क्या है? P&L कितने का आएगा? पहले से होल्डिंग का कितना था? 4 लाख। खरीदने के बाद 80, उसका कितने परसेंट? 70। तो कितना आ गया? 456। बैलेंस शीट तो बना लोगे? जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट है वो लिख ही दिए। अब कई बच्चे सारा कुछ करने के बाद भी ये नहीं लिखते या ये नहीं लिखते, बाकी सब चीज़ें तो याद रह ही जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ होता है, रिजर्व्स याद रह जाता है, ये जोड़ना ही, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना ही भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। खरीदने वाले दिन की नेट एसेट से जो ऊपर दिया वो क्या है? खरीदने के बाद जो कमाया उसमें हमारा शेयर तो क्या है? P&L में, और दूसरों का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पक्का? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन डेट और ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या ले आई तुम? चलो ठीक है, एडवांस तक तो पहुंची एटलीस्ट, नहीं तो तुम विक्की सिंघानिया और तुलसियान लाते। गुडविल और हाँ कैपिटल रिजर्व जब तक खत्म, लास्ट क्लास तक आ जाए। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ऑन P&L इज 2 lakhs इन ईच केस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन डेट, फर्स्ट केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज में बताओ कितना है? हमारा शेयर होल्ड कितना है? 90, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का है? 10। खरीदने वाले दिन शेयर कैपिटल 1 लाख और 50,000, कंसोलिडेशन डेट पर ये 70 हो गया, और शुरू ये कैपिटल तो कितनी मानते हैं हम, वो शुरू से इतनी। तो खरीदने वाले दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का था? 1,50,000 का 10%, कितना? 15,000, और बाद में कितना बढ़ गया? 20,000, उसका 10% और, तो 2,000, 17,000 हो जाएगा। बोलो खरीदने वाले दिन कितना आएगा? 1,50 का 10% 15,000, और बाद में 1,70 हो गया, तो 1,70 का 10% 17,000। नहीं तो फिर कैसे जोड़ते हैं अपने? 20,000 का 10% 2,000।
15 और 17, ये ठीक है। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, गुडविल या सीआर। गुडविल या सीआर के लिए कौन से डेट की एसेट रेलेवेंट है, खरीदने वाले दिन की। तो ये कितने की है, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 90% किस में से माइनस हो जाएगा, 140 में से। इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 140 का, और 1.5 लाख का 90% कितना आया, 135। तो गुडविल कितने की आ गई, 5। किसी किसी केस में सीआर आएगा, तो इसी तरह से प्रेजेंट कर देना तुम, मतलब कॉलम वगैरह बना के। और तीसरा केस क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट आएगा, होल्डिंग का प्रॉफिट खुद का कितना दे रखा है, 2 लाख। तो 2 लाख में क्या जोड़ना है, खरीदने के बाद हुआ कमाई में हमारा शेयर। खरीदने के बाद कितनी कमाई हुई, 20,000। 20,000 का 90% कितना आएगा, 18,000। किस में जोड़ देंगे, 2 लाख में। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना आएगा, 2,18,000। 50 और 20 से 70, 20,000, 18,000। इसने क्या निकाला है, अमाउंट टू बी एडिड फ्रॉम होल्डिंग्स फील्ड। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2,18,000। कर लोगे। इलिस्ट्रेशन 4 पर आओ। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, कितना, और कितने में, और बी लिमिटेड की कैपिटल और रिजर्व उस दिन कितने थे। तो बताओ गुडविल कितनी आएगी अगर मैं पूछूं तो। 10 लाख में हमने क्या खरीदा, 10,80,000 का 70%, तो 7,56,000। तो कितना आ जाएगा, 2,44,000 के क्या आ जाएगी गुडविल। मुझे नहीं पता क्या पूछेगा, मैंने तो ऐसे सोचा है। गुडविल कितने की आएगी, 244। इन द 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अगले 5 सालों में, 4 सालों में क्या हुआ, बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली। बैडली मतलब गंदी तरह से काम किया, एंड सफर्ड लॉसेज ऑफ, लॉस पे लॉस, लॉस लॉस लॉस, लॉस पे लॉस हुआ। ठीक है। देयर आफ्टर इन 14-15 बी लिमिटेड क्या हुआ, एक्सपीरियंस टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब स्विंग हो जाना, जो अगर प्रॉफिट चल रहा है तो लॉस, लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट। तो रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000। ठीक है। 14-15 में इसको 50 का प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ, 1 लाख और 150 का फिर प्रॉफिट हुआ। शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं, गुडविल को। तो 244 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। गुडविल विल नॉट चेंज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। गुडविल थोड़ी चेंज होगी। गुडविल देख लो, 756, 10 लाख और 80,000 थे। खरीदने वाले दिन कितना था, 10 लाख और 80,000। तो 7,56,000 कितने रुपए लगाए थे, 10। तो 244 की क्या आ गई गुडविल। और खरीदने वाले दिन उनका इंटरेस्ट कितना था, 324। तो खरीदने वाले दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, 324। पक्का। अब हर साल बताते जाओ आगे से आगे क्या हुआ। एक बार मुझे इधर टाइम लाइन पे बना दो। खरीदने के बाद पहले साल क्या हुआ, लॉस, कितने का। फिर अगले साल चारों ही लॉस है ये। फिर टर्न अराउंड हुआ, क्या हुआ, अरे मतलब फिर और भी है क्या। अब बताओ अगले साल जो है 2.5 लाख का लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, 2.5 लाख का 30% तो किस में जुड़ता, और 70% हमारे P&L में। लॉस हुआ है तो क्या होगा, 30% कहाँ से घटेगा, माइनॉरिटी में से। 70% हमारे प्रॉफिट में से। तो 2.5 लाख का 70% करो, 2.5 लाख का 70% कितना आएगा, 1,75,000। ये कहाँ गया, इसने लिखा एडिशनल। एडिशनल क्यों लिखा, क्योंकि होल्डिंग के प्रॉफिट्स गिवन ही नहीं है। तो होल्डिंग के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। एडिशनल प्रॉफिट, लॉस है तो एडिशनल नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, कम होगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कितना था हमारा, 324 खरीदा था उस दिन, कितने का था, उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 75। अरे हाँ या ना, ये गुडविल का ना बोलूँ ना बार बार, ये 244 कांस्टेंट पड़ी है लास्ट तक, ये थोड़ी चेंज होगी। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था खरीदने वाले दिन, 324, और बाद में प्रॉफिट का शेयर इसमें से लेस कर दिया तो कितना रह गया, 249।
नेक्स्ट ईयर में कितने का लॉस हुआ, 4 लाख का, तो 1,20 यहाँ माइनस कर दिया तो ये कितना रह गया, 129 और ये 70। तो ये तो इस कॉलम को तो क्या बता रहा है, ये क्यूमुलेटिव नहीं बता रहा, बस हर साल बता देता है ये इतना ये इतना, और इस कॉलम को कैसे लेकर चल रहा है, क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो पूछा गया है हमसे, सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बताएंगे ही ना हम कितना है, इसलिए वो क्यूमुलेटिव चला रहे हैं, और वो पूछा ही नहीं है तो उसका वो बना ही क्यों रहा है मुझे तो ये नहीं पता, ये वाला तो पूछा ही नहीं है ना क्वेश्चन में, सिर्फ क्या पूछ रहा है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताता जा रहा है। गुडविल तो वो आगे क्या होगा, 5 लाख का लॉस हुआ तो 129 बचा था ये, तो इसमें 150 आया और ये 350, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये AS21 क्या कहता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव मतलब उनको असेट साइड में शो करेंगे, तो वो लाकर तो देने से रहे, तो ये लॉस किस में बियर करना पड़ेगा, तो यहाँ से हटा देंगे और कंसोलिडेटेड P&L में से लेस कर देंगे। तो इन केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकम्स नेगेटिव तो क्या होगा, इट वॉन्ट बी शोन एज एसेट, इट द लॉस ऑफ माइनॉरिटी विल बी बोर्न बाय होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर, तो वो यहाँ पर नील रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले साल कितने का लॉस आया, 1,20, अब चाहे तो आप सीधे ही किस में डाल दो, सारा उसमें, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव चल रहा है, नील चल रहा है, तो 36 माइनस करोगे फिर वापस क्या शो करोगे कि 36 किस में चला गया, होल्डिंग में। ठीक है, तो सीधा ही किस में ही डाल दो भले, 1,20 का 1,20 होल्डिंग में, पक्का। तो माइनॉरिटी का कितना घाटा किस में चला गया अभी तक, कंसोलिडेटेड P&L में 21 और 36, फिर कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का, तो 15 इधर आए, 35 इधर आए, तो हमने तुम्हारा 36,000 का लॉस बियर किया है ना, तो अब तुम्हारा 36,000 का प्रॉफिट भी किसका होगा, हमारा। तो अब ये 15,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं शो किया जाएगा, ये किस में चला जाएगा वापस, होल्डिंग में, तो ये यहाँ से भेज दिया। अभी भी कितना और लेंगे तुमसे, टोटल कितना लिया था, 57 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस किसने बियर किया था, होल्डिंग वालों ने 57 बियर किया था, तो 57 तक हम किससे लेंगे वापस। अगली बार कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,30,30 वापस तुम्हारे लॉस कर दिया और हम वापस ले गए, तो अब तक कितने ले जा चुके हैं हम, 15 और 30 45, अभी भी कितना और लेना बाकी है, 57 में से 45 ले लिया तो कितना रह गया, 12 12, तो कितना आ गया, 1,50 45 और 1,5, तो 12 यहाँ से हटा दिया, इसका कितना रह गया 33 और ये 12 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 117। श्योर। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों होमवर्क कर लेना। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे समझ रहे हैं। ठीक है, छोड़ो मत करो डाउनलोड, अब आगे समझ रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, एक बात सुनना, ये मेरी बैलेंस शीट है और आपने मेरा बिजनेस परचेज कर लिया। किसकी बैलेंस शीट है, मेरी, और आपने मेरा बिजनेस परचेज कर लिया। बताओ मेरी नेट एसेट कितने की है, 120। अब मैं इधर प्लांट, स्टॉक, डेटर कितने भी भर दूँ, नेट एसेट कितने की रहेगी, 120। ये लो 500 भर दिया, 700 भर दिया, 300 भर दिया, तो बाकी क्या है फिर इधर लाइबिलिटीज़, अदरवाइज ये बैलेंस शीट बराबर नहीं। तो इसमें से ये जो भी भरूंगा नेट कितना रहेगा, 120। अब आप ध्यान से समझना, मान लो कि मेरे पास सिर्फ क्या है, एक प्लांट ही है, आपने मेरा बिजनेस खरीदा, इस प्लांट का फेयर मार्केट वैल्यू कितने का है, 150। कितने रुपए दोगे आप, 120 या 150? 150 ही दोगे। तुम्हें मेरी बुक वैल्यू से क्या मतलब, ये सोफ़ा खरीद रहे हो तुम, तो मेरी बुक में भले ही 120 का आ रहा है, तुम तो इसका फेयर प्राइस दोगे, तो आप मुझे कितने रुपए देने वाले हो, 150। अब आपने मुझे 160 दिए, तो गुडविल कितने की, 10। तो जब हम कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ते हैं तो ये नेट एसेट बनती तो है, बट किस पर, बुक वैल्यू पर, जबकि नेट एसेट नहीं किस पर जानी चाहिए, मार्केट प्राइस पर। तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट कैसे निकलेगी। सबसे पहले कैपिटल फिर रिजर्व्स, 100 + 20 प्लस क्या लोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है, 30 रुपये का। तो सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट
एक्विजिशन वाले दिन कितनी कम या ज़्यादा थी उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा। किस वाले दिन, एक्विजिशन वाले दिन, बिकॉज गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट ऑफ एक्विजिशन डेट। तो सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट में जो क्या है चेंजेस है किसके बीच में, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस, किस दिन, बार बार बोलो, 3 बार बोलो, किस दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन, किस दिन, तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन इसकी एसेट को रिवैल्यू करवाया जाएगा। इन केस प्रॉफिट है तो वो यहाँ आ जाएगा और इन केस लॉस है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, होगा किस में, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट वाले पार्ट। अब समझो मेरी बात को, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, हम ये मानकर बताना कि हम शुरू से ही क्या थे, एक थे। हम शुरू से ही क्या थे, एक, मतलब हमने एक्वायर किया यहाँ, अब हम सीबीएस बना रहे हैं यहाँ, तो हम शुरू से ही क्या थे, ये हमारी थी और थी भी हमारी, बस एंटिटी रन कैसे कर रहे थे, ऑपरेट कैसे कर रहे थे, अलग अलग। एक बात सुनो, समर्थ कॉमर्स क्लासेस और समर्थ स्कूल दोनों ही किसके हैं, हमारे ही। तो ये मैंने इसमें होल्डिंग खरीदी और इसने इसमें पैसे लगाए। भाई समर्थ कॉमर्स क्लासेस मेरा सीए का ठीक चल गया तो इसके रुपए मैंने कहाँ लगाए, स्कूल में लगाए। तो बताओ ये स्कूल क्या अलग है क्या, भले मैं इसको रन क्या कर लूँ, अलग कर लूँ, कॉमर्स क्लासेस से बिल्कुल क्या रखता हूँ अलग, इसका हिसाब अलग, सब कुछ अलग, लेकिन है ये, इसके प्रॉफिट इसमें जुड़ जाएंगे और ये है तो अल्टीमेटली मेरे ही ना। तो जब ये स्कूल को मैंने खरीदा, अपने ने तो चलते को खरीदा या खुद से ही बनाया, खुद से ही बनाया, लेकिन फ्लिपकार्ट फ्यूचर ग्रुप को किसने खरीदा, रिलायंस ने, तो उसने तो चलते को खरीदा, तो वो सबसे पहले कल परसों जब भी एक्वायर किया है उसकी क्या कंप्यूट करेगा, गुडविल। अब फ्यूचर ग्रुप अलग हो जाएगा क्या, फ्यूचर ग्रुप के पास क्या है, सबसे बड़ा वेंचर, मतलब वो जो फेमस बिग बाजार है, क्या बिग बाजार गए हो कभी, नहीं नहीं गए। अब मान लो कि आपने मेरा ये बिजनेस खरीद लिया, तो अब मान लो समर्थ कॉमर्स क्लासेस आप खरीद रहे हो, ठीक है, ये भूल जाओ कि कोई स्कूल है, बस समर्थ कॉमर्स क्लासेस है जिसको आप खरीद रहे हो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 100, रिजर्व्स कितने के हैं, 50, असेट्स कितने की है, 150, मार्केट प्राइस कितने का है, 170। तुमने ये कितने में खरीदी है एसेट, 170 में, तुमने 180 रुपये दिए, तो तुम गुडविल कैसे निकालोगे, 10 की। अब ये समर्थ कॉमर्स क्लासेस बंद हो गई क्या, नहीं, बस इसमें डिसीजन किसके होने लग गए, रिलायंस के। बताओ, आपके, आपने मुझे खरीदा है, 1 मिनट समझो, अभी तक मालिक कौन, मैं, ये इक्विटी किसकी थी, मेरी, ठीक है, ये कंपनी थी। अब तुमने मुझे क्या किया, 180 रुपये दिए और मेरे को कहा कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुमने मेरे को 180 रुपये दिए और मेरे को यहाँ से क्या कर दिया, रवाना, आज से तुम्हारे। अब तुम मुझे रखते हो तो रख लो एज अ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, या तो आप मैं वर्कर बोल रहा था, मैं तो एज अ वर्कर, वो एज एन एम्प्लॉय रख रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो क्या है, मत रखो। होता क्या है, जनरली रख लिया जाता है। क्यों रख लिया जाता है, क्योंकि बच्चे मेरे को जानते हैं, ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं किसके इशारों पर काम करूँगा, तुम्हारे इशारों पर। छुट्टी करनी है या नहीं करनी है वो तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि मैं तो अब कौन हूँ, वर्कर हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे रख लिया जाता है पुराने वालों को, क्योंकि वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उनको पता होता है। बस कल तक मुझे क्या आता था, डिविडेंड, अब से क्या आएगा, सैलरी, तो रख लिया जाएगा फ्यूचर ग्रुप के लोगों को भी। एम्प्लॉय तो इतने लगे हुए हैं, उनको हटा के अपने लाएंगे तो क्या होगा, कोई मतलब तो है नहीं। तो जो उनके की पर्सन्स होते हैं उन सबको भी सैलरी पर रख लिया जाता है और फिर धीरे धीरे उनको क्या किया जाता है, दबा दबा के ख़त्म, कि इनको अब धीरे धीरे क्या करो, ख़त्म करो। अभी मान लो कि इसने खरीद लिया, इसका नाम क्या है, देवांशी ने खरीद लिया, तो तुम लोग रहोगे या नहीं, तुम कहोगे कि हम क्यों, मतलब मान लो मनी सर तो नहीं रुकेंगे ना, मोहता सर तो नहीं मानेंगे ना इसकी बात, तो क्या होगा, देवांशी बोलेगी नहीं 1-2 साल तक कुछ भी, इसका बिजनेस है तो भी नहीं, चुपचाप चलने दो जैसे चल रहा है। प्रशांत मिश्री को डिसीजन लेने दो, चाहे मैं क्या हूँ, वर्कर हूँ अब, लेकिन 1-1, 2-2 करके पहले इसका काम क्या होगा, मोहता सर को अपनी तरफ रखना, ठीक है, कि 4 मीटिंग होती है तो मोहता सर की बात को मत टालना, लेकिन मेरी 2 बातें दबा देना, ठीक है। मोहता सर को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये उसके जैसी है, तो अब मेरे को ऐसे धीरे धीरे क्या किया जाता है,
कंट्रोलिंग पावर कम की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? और मालिक तो यही है ना अब, तो इस तरह से हटाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ग्रुप को बेच दिया तो उसके मालिक को कोई क्या कर दिया, भगा दिया। हाँ राइट है मेरा, लेकिन जैसे उनको भगाएंगे तो एम्प्लॉय चिढ़ जाते। ठीक है, कस्टमर और उन्होंने जोड़े होते हैं तो उनको धीरे धीरे क्या उनके पावर्स को क्या किया जाता है, कम, धीरे धीरे। ठीक है, तो अब तुमने खरीद लिया, अब मुझे ये बताओ कि देवांशी के लिए एसेट कितने की पड़ी है? 170। तो देवांशी के लिए डैप भी कितना आना चाहिए? बेस्ड ऑन 170। डैप मतलब डेप्रिसिएशन। देवांशी के हिसाब से डैप भी तो कितना आना चाहिए? बेस्ड ऑन 170। अब अगर आपने कोई चीज़ 170 पर खरीदी है तो आपका डैप भी तो किस पर बेस्ड आना चाहिए? 170 पर बेस्ड आना चाहिए ना। तो अब समर्थ कॉमर्स क्लासेस बंद तो हुआ नहीं, उसकी बुक में तो ये कितने का पड़ा है? 150 पर ही पड़ा है ना। मालिक इसका कौन है? आज अब से देवांशी। देवांशी की बुक में क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट। देवांशी भी मान लो एक कंपनी है और उसकी बुक में क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट। कितने का? 180 का। तो कंसोलिडेट करेंगे तो वो गुडविल कितने की निकालेगी? 10 की। अब एक साल बाद इसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का, या मान लो 50 का। तो इस 50 में इसका प्रॉफिट कहाँ जुड़ेगा? ऊपर जब कंसोलिडेटेड बनाएंगे, सेपरेट में तो ये इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो वो 50 का शेयर ऊपर जाएगा या नहीं। लेकिन ये 50 का प्रॉफिट किस पर बेस्ड है? 150 रुपये की वैल्यू पर, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू चेंज हुई नहीं है ना भाई। आज अगर किसको खरीद लिया गया है, फ्यूचर ग्रुप को, किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा, तो फ्यूचर ग्रुप क्या बंद करवा दिया क्या? नहीं, फ्यूचर ग्रुप का ऐसे ही पड़ा है एसेट। कितने का? 150 का। और रिलायंस की बैलेंस शीट में क्या आने लग गया? इन्वेस्टमेंट। कितने का? 180 का। अब रिलायंस जब कंसोलिडेट करेगी ईयर एंड पर तो क्या करेगी? इस एसेट की वैल्यू कितनी मानेगी? 170, क्योंकि मार्केट प्राइस इसका कितना है? 170, और पीसी इज बेस्ड ऑन दिस 170 ओनली। तो गुडविल तो निकालेगी 10। लेकिन फ्यूचर ग्रुप का बुक में तो एसेट 150 की पड़ी है। फ्यूचर ग्रुप अपनी ईयर एंड पर क्या बनाएगा? जब बैलेंस शीट बनाएगा तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट जो आएगा वो किस पर बेस्ड आएगा? 150 के डैप पर। जबकि रिलायंस को ये डैप कितने के हिसाब से लाना चाहिए? 170, क्योंकि मैंने जब खरीदा है तो उसको कितने पर खरीदा है? 170 पर। तो मुझे कुछ प्रॉफिट्स में भी क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स। वो मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। ठीक है, हम किसका आंसर, किसका एडजस्टमेंट लेकर करेंगे? रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट लेकर क्वेश्चन करेंगे। पहला आपका क्या होगा? टाइम एडजस्टमेंट। दूसरा क्या होगा? रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। तीसरा क्या होगा? डिविडेंड। चौथा क्या होगा? बोनस। और पांचवा क्या होगा? कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब कोई ये 2 मिल जाएंगे, कोई ये 2 मिल जाएंगे, कोई 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है हमने। अब हम पहले क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन। क्या हुआ? HS, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट 8 लाख, असेट 10 लाख, चालीस, 30, 20, 1 लाख, 80%। कितना हो गया? 11 लाख हो गया क्या? और 40, 30, 20, 90 हो गया। 4, 4 और 3। ठीक, बराबर है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4। क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा क्या? रिजर्व्स ऑन 1/4 12,000। ये क्या है? 31, 3, 20। यह 1, 4, 19। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये एसेट का मतलब फिक्स एसेट्स है, PPA। ठीक है, प्लांट ही है मान। ऑन 1/4/19। ये किसकी दे रहा हूँ मैं? सब्सिडरी की। 1,20,000। सब्सिडरी हैज प्रोवाइडेड डेप एट द रेट ऑफ 10% ऑन
फिक्स एसेट्स। ठीक, सब्सिडी ने डैप कितना परसेंट प्रोवाइड किया हुआ है? 10%। तो ये 90,000 कब की वैल्यू है? 31/3/20 की। साल पहले कितनी थी? साल, हाँ 1 लाख थी, क्योंकि ये कितने पर है अपने आप में, मतलब 90 पर है ना ये वैल्यू, डैप कट के है ना। तो अब मैं जो जैसे जिस ऑर्डर में चलेगा उसी ऑर्डर में आपके वर्किंग नोट बनने चाहिए। अभी तक हम सबसे पहले क्या करते थे? अब नेट एसेट से भी पहले आपको 2 वर्किंग करनी है। नंबर 1 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, नंबर 2 एडिशनल डेप। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये हमेशा किस दिन का होगा? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिएगी। नंबर 1 बुक वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट, और नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। बुक वैल्यू आप समझ सकते हो 90,000 कितने पर है? 90 पर है, तो कितना आएगा? 1 लाख। क्योंकि एक्विजिशन डेट की निकालनी है। एक्विजिशन डेट का मतलब मुझे कब की निकालनी है? 1/4 की, और मेरा 90,000 कब है? 10% कट के। और फेयर मार्केट वैल्यू मैं या तुम नहीं निकाल सकते, वो तुम्हें कौन देगा? क्वेश्चन। तो कितने का प्रॉफिट है? जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो पहला काम ये होगा, ठीक है, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट नहीं होगा। सेकंड क्या है? एडिशनल डेप। एक बार ये निकाल लो, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो डेप एज पर रिवैल्यूड अमाउंट कितने का है? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 1/20। हमने उसको जब खरीदा था उसकी डेप कितना आता? 1/20 का 12,000। हमारे अकॉर्डिंग डेप कितना लगना चाहिए? 12,000। लगा कितना रखा है उसने? कितना लगा रखा है? 10,000। तो एडिशनल डेप कितने का आ गया? 2,000। देखो भाई, यहाँ उसकी एसेट की बुक वैल्यू थी 1 लाख, जो घटकर लास्ट में कितनी आ रही है? 90,000। यहाँ उसकी फेयर वैल्यू कितने की थी? 1/20। हमें 90,000 पता है, हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके क्या ढूंढा है? 1 लाख। तो 1 लाख और 1/20 का डिफरेंस तो क्या आ गया? प्रॉफिट 20,000। अब मैं 1/20 पर डेप लगाता तो कितना आता? 10% 12,000। और उसने कितने पर लगा रखा है? 1 लाख पर 10% 10,000, तो 2,000। सर हम आपको एक बात बताएं ना, रहने दो, फिर भी हम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो? सर 20,000 का 10% सीधा ही आ सकता है 2,000। तो इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँगा, लेकिन कभी नहीं करोगे ऐसा। तुम्हें बाद में पता लग जाएगा ऐसा क्यों मना कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी सीधा 20,000 का 10% नहीं करोगे। क्या करोगे? रिवैल्यूड अमाउंट पर और बुक वैल्यू पर। ठीक है, पक्का? तीसरा क्या है? बोलो। नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट। सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल। कितने की है कैपिटल? 40। रिजर्व्स देखते चलो आते ही, कितना हो गया? 12। 40 और 12, ये तो किस पर आ गई? बुक वैल्यू पर आ गई। ये तो बुक वैल्यू पर आ गया। अब इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं? प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने का? 20। 72। पक्का? अब मुझसे किसी ने घटिया डाउट पूछा जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे भी हो सकते। 40 और उस दिन रिजर्व्स कितने का था? 12। तो उसने पूछा कि उस दिन प्लांट 1 लाख का कैसे होगा आपकी बुक में? जब उस दिन की नेट एसेट बुक वैल्यू पर इतनी थी 62, तो प्लांट 1 लाख का क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ नेट एसेट थी, तो इधर लाइबिलिटी ज़्यादा थी, इस वजह से प्लांट कितने का चल रहा। तो ठीक, तो उस दिन नेट एसेट बुक वैल्यू पर कितने की थी? बोलो। 52 और 20 का, ये समझ गए ना ये? हाँ या ना? चौथा क्या है? अब बताओ ना उसी फ्लो में। इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन डेट। रिजर्व्स कितने के थे? लास्ट में कितने दिए हुए हैं? 30 दिए हुए हैं ना। 30 माइनस 12 कितने के हो गए? 18,000 के। 30, वो तो फेयर थी। अब 18,000 के हो गए। ये रिजर्व्स किस पर बेस्ड है?
ये प्रॉफिट जो निकाले गए हैं इस बार के 18,000, होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट निकाला होगा 18,000 का, वो कितना डैप लगा कर निकाला होगा? सब्सिडरी ने थोड़ी बुक वैल्यू चेंज कर दी, उसने तो कितना डैप लगाया? 10। अब मैं होल्डिंग जब उसको अपना मानूंगी तो मैं कब से अपना मानूंगी? शुरू से। तो डैप भी किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग। तो डैप शुड हैव बीन ₹12,000, बट 10 तो चार्ज हो गया, तो 2 का डैप और क्या होगा? चार्ज। तो मुझे 2,000 क्या करना पड़ेगा? लेस, एक्स्ट्रा डैप। तो कितना आएगा? 16,000। अब मैं तुम्हें एग्जाम में याद करने के लिए बता दूं कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा ना, अगर यहाँ ऐड होगा ना तो यहाँ क्या होगा? लेस। यहाँ लेस होगा तो यहाँ क्या होगा? ठीक है। अब आगे का काम सिंपल है। फिफ्थ क्या आएगा? बता दो। गुडविल कितने की आएगी? इन्वेस्टमेंट कितने का है? माइनस नेट एसेट का शेयर 72 का 80%, और इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख। कितना आएगा 72 का 80%? 57,067। कितना रह गया? 42। नेक्स्ट क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का? बताओ तो, बताओ ना। इसका 20 और इसका बता दो तो। 72 प्लस 16 का 20% 100 तो नहीं गई? 17,600। मेरे को लगा मोबाइल चला। सातवां क्या आएगा? पी एंड एल कितने का आएगा? 72 का नहीं, 16 का 80%, और होल्डिंग का ऑलरेडी कितने का है? 4 लाख। तो 4 12 800 हो जाएगा। ये वाली फिगर आएगी 12,800। अब हमें क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल। एक वर्किंग नोट और बनेगा 8वां, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की आगे? 4 लाख। ये अभी निकाला अपनों ने। 4 12 800। ये कितना हो गया? 320। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, करंट लायबिलिटीज 320। 4 ही थी ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का? 17,600। गुडविल कहाँ गई? 42,400। 17,600। गुडविल कितने की है? 42,400। ठीक। अब अपने को असेट कितने की माननी है? देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितने की है? 10 लाख। इसको अपनों ने कितने में खरीदा हुआ माना था उस समय? 1,20, और डेप लग गया 12,000। तो कितने की आएगी एसेट? अपनी कितने की है? 10 लाख। सब्सिडरी कितनी है? 1,20 का 90%, 12,000 डेप कट गया 1,20 में। तो कितना आएगा? 11,08,000। इसका दूसरा तरीका निकालने का क्या है? होल्डिंग की कितनी है? 10 लाख। सब्सिडरी कितनी है? 1 लाख थी ना। नॉर्मली तो अपने बुक वैल्यू जोड़ते थे। प्लस क्या कर दो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, माइनस क्या कर दो? एडिशनल डेप। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का आया था? 20 माइनस एडिशनल डेप। तो ये कितना हो जाएगा? नेट 1,8 ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 11 लाख। 90 थी क्या बुक में? सॉरी। अभी तक हम क्या करते थे? दोनों बुक वैल्यू जोड़ते थे। अभी तक हम दोनों क्या जोड़ते थे? बुक वैल्यू। अभी तक तो हम दोनों बुक वैल्यू जोड़ते थे, इतनी। इस बार क्या करना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का ऐड और एडिशनल डेप को लेस। तो कितना आ जाएगा? 11,08,000। तो असेट्स कितने की आ जाएगी? 11,08,000। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो क्या मानना, अपनी तो 10 लाख, उसको जिस दिन खरीदा था वहाँ से आज तक ले आओ,
कि जितने पे खरीदा था। दूसरा क्या है, पहले हम क्या करते थे, बुक वैल्यूज ही जोड़ रहे थे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ दो और ये काट दो। अब ये टैली करना जरा। ग्यारह 50 वो तो जुड़ ही गया, नहीं चेक ही तो करना है सही है या नहीं। 4 4 8 3 11 20 सही है, 11 50 400 ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको किसका एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन का। तो आज आपने क्या क्या सीख लिया, टाइम एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग। अब रिवैल्यूएशन के साथ में ही क्या हो सकता है, टाइम एडजस्टमेंट भी हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अकेले अकेले, फिर हमें क्या करना है, कंबाइंड क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा बना दूंगा जिसमें क्या हो, सारे एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, अभी हम एक बुक का क्वेश्चन देख लें। हाँ बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 6 विच इज़ बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, तो इसमें हम पहली बार हम क्या देखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड नाम का वर्ड ही नहीं लिखा, जबकि बैलेंस शीट किस में बनेगी, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3, जो आपने किस में पढ़ लिया है, फर्स्ट ग्रुप में। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट of H Limited and S Limited drawn up on this date, prepare a consolidated balance sheet as on this date having regard to the following reserves और P&L। S के इतने इतने थे, किस दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, जो कौन सी है, 1 अप्रैल 16। तो 1 अप्रैल 16 को होल्डिंग के चाहिए रिजर्व्स या सब्सिडरी के, सब्सिडरी के। दो चीज़ें दे रखी है, एक तो रिजर्व्स और एक P&L। मशीन की बुक वैल्यू थी 1 लाख, फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 20,000 ऑफ एच लिमिटेड, किस दिन, 1 अप्रैल 16 को। जो रिवैल्यू करके कितना कितना मानना है आपको, 1 50 और 15। तो बुक वैल्यू उसने साफ साफ ही दे दी, मैंने तुमसे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके निकाली थी, इसने क्या दे दी, साफ साफ। तो कितना प्रॉफिट आएगा, मशीन पर तो 50 का प्रॉफिट और फर्नीचर पर 5 का लॉस आ रहा है। रेट्स ऑफ डेप्थ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीन की 10 और फर्नीचर की 15। समराइज्ड बैलेंस शीट ये दे रखी है आपको, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप कुछ भी प्लीज़ आंसर मत देखना, मैं बाद में सारा एक एक चीज़ आंसर में क्या क्या कहाँ कैसे क्यों क्यों लिखी है वो सब बताऊंगा। एक बार अपने तरीके से चलो। सबसे पहला काम क्या है, दीज बुक वैल्यूज वर नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चंस। क्यों, मशीन की डेप्थ कितना है, 10%। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 अप्रैल 16। तो मुझे 1 अप्रैल 16 की बुक वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन ने दे दी, बट कैसे ढूंढ लेते हम, मशीन कितने की है देखो, 90 की, विच इज़ आफ्टर डिडक्टिंग 10%। तो बुक वैल्यू कितनी की होती, 1 लाख। फर्नीचर कितने का है, 17 का, और कितना डिडक्ट करने के बाद 15%, तो ये 85 पर है। 17,000 कितने पर है, 85 पर, तो बुक वैल्यू कितने की होती, 20,000। तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मशीन की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये दे रखी है बस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, देगा नहीं वो एग्ज़ाम में, तुम कहीं सोचो कि गायब हो गई, तुम्हें याद होना चाहिए ये बात, वो नहीं देगा पक्का पक्का ये वाली वैल्यूज, बेमतलब का क्यों देगा जो कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों मेरा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकलता था, मशीन पर 50,000 है, बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू एफएमवी, बुक वैल्यू मशीन की कितनी है, 1 लाख, और ये कितने की है, फेयर मार्केट वैल्यू 150। तो कितने का आ गया, और दूसरे पर कितने का आएगा, 5,000 का लॉस। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है, 45,000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मशीन पर 50, फर्नीचर पर 5। सेकंड हम क्या करते थे, एडिशनल डेप, मशीन ही थी ना वो, मशीन पर कितना लगा हुआ है ऑलरेडी, 1 लाख का 10%
और लगना कितना चाहिए? एक 50 का 10%, 15,000, तो 5,000 का क्या आ गया? एडिशनल डेप। अब मैं एडिशनल डेप के साथ क्या लिख देता हूँ, एक वर्ड, सरप्लस डेप। फर्नीचर पर कितना है? और फर्नीचर पर लगाया कैसे हुआ है? 20,000 का 3,000, और मेरे हिसाब से वो कितने का है? का कितना? 2250, तो कितना आ गया है? तो मुझे एक्स्ट्रा डैप तो कितना लगाना है? 5,000, और यहाँ पर सब्सिडरी ने 20 का डैप लगा रखा है, जबकि मैंने कितने पे खरीदा उसको? 15 पे, तो मेरा डैप कितना होना चाहिए? 2250, तो उसने एक्स्ट्रा डाल रखा है, तो ये डैप मुझे क्या करना है? डैप कम करना है ना, ये वाला, और ये वाला डैप क्या करना है? ज़्यादा। तो डैप ज़्यादा करूँगा तो प्रॉफिट क्या होंगे? कम, और ये वाला क्या होगा? इससे प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि डैप कम करूँगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा। तीसरा काम क्या था बताओ? नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट। कैपिटल कितने की है क्वेश्चन में से देख के बताओ। जो घर पे बैठा सोता सोता देख रहा है वो बुक ले आओ। कैपिटल कितने की है? 6 लाख। ये देखो, ये पास में बैठी सोच। कैपिटल कितने की है? 1 लाख। दूसरा क्या है? कब किस दिन के बताने हैं? बैलेंस शीट वाले नहीं बताने, डेट ऑफ एक्विजिशन के। 25 एक्विजिशन डेट वाले देखते हैं ना, उसके बाद भरोसा था मुझे। पी एंड एल 15, अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का आएगा? 45। कितना आएगा? नेट एसेट होने को इसमें दो चीज़ें होंगी ना, रिजर्व्स और पी एंड एल। कितना हो गया? टोटल दिवांशी तुम्हारी जिम्मेदारी पे बैठे हैं सारे। 140, कोई बात नहीं, अगली बार बताना। 185। चौथा क्या है? यहाँ जो जिम्मेदारी ले लेता है ना, उस पर ही आ जाती है। अब मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा है कि रोकना मुझे क्यों पड़ रहा है। चौथा क्या है बताओ? इंक्रीज इन नेट एसेट। अब इसको दो पार्ट में करना, एक तो पी एंड एल और एक जनरल रिजर्व। जितने टाइप के रिजर्व्स होंगे ना, उतने टाइप के। जनरल वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से क्वेश्चन में, खाली रिजर्व्स लिख देना। तो बताओ पी एंड एल कितना बड़ा? 15 था, और एंड में कितना हो गया? 25। तो कितना बड़ा? 10। और रिजर्व्स 75 हो गए, 50 के बढ़ गए, और डैप वाला सिस्टम यहाँ से माइनस होगा। तो बताओ कितना बढ़ाना था, कितना घटाना था? 5,000 तो माइनस करना था, एडिशनल डैप था। डैप ज़्यादा करूँगा तो प्रॉफिट कम, और 750 जोड़ना था। तो 4250 नेट कर दूँ क्या माइनस? तो ये कितना रह गया? 5250। फिफ्थ आइटम क्या आएगी? कुछ भी कर लो। गुडविल। इन्वेस्टमेंट कितने का था? बुक में से देखो तो। चुप क्यों होंगे? 160। घटा गलत दिया है, ये अपनी गलती नहीं है, ये गलती दिवांश। 5740 इन्वेस्टमेंट की। हाँ, ये तो अब तुम पे आ गई। यहाँ क्या है? 160 माइनस, बस तुम अलग तो अपने जैसा बना लेंगे हम। 80 इंटू कितना? 80 क्यों लिखा आपने? 185 था। बताना कितना आएगा 185 का? 80%, 148। उसके बाद पी एंड एल कितना आएगा? नहीं, उसका पहले से कितना है होल्डिंग का? होल्डिंग का है ना? और उसमें बड़ा कितना था? 5750 का 80%, कितना आएगा? 46। जनरल रिजर्व बताना, होल्डिंग का पहले से कितना था? और बड़ा कितना था? 50,000 का 80%, 40,000।
अब क्या निकालना पड़ेगा अपने को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना था पहले से, इसमें भी शुरू वाली नेट एसेट कितने की थी 185, और बाद वाली कितनी है 5750 और 50,000। 185 प्लस सारे जोड़े हैं ना तीनों। अच्छा 185 का कितना आया, टोटल 48,150। एक बार चलो रहने दो, चल जाएगा काम। ठीक है, नौवां काम क्या है, सब हो गया। रिवॉल्यूशन के केस में 3 काम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, पहला रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, दूसरा एडिशनल डेप्थ, तीसरा काम तो 2 अलग अलग तरीकों से बताया था मैंने, फिक्स एसेट की वैल्यू। ठीक है, तो प्लांट की कितनी वैल्यू आएगी, मशीनरी की कितनी आएगी, पहले बताओ होल्डिंग का कितना है पहले से, और सब्सिडरी का बुक वैल्यू अब कितनी आ रही है, अब 90। अब एक दूसरे वाले तरीके से करें, 90 प्लस उसका प्रॉफिट था या लॉस था, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट था ना उस पर, कितने का 50,000 का प्रॉफिट माइनस एडिशनल डेप 5 का था क्या, कितना हो गया, पहले दोनों की बुक वैल्यू, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट माइनस लॉस, कितना, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है, होल्डिंग का तो 3 लाख, सब्सिडरी को हमने जब खरीदा वहीं से ले लो, कितने में खरीदा था 150 में, और 15,000 का मशीन का ही निकालें, 15 कितना हो गया 4,35,000। पक्का, ऐसे किसका निकालना है अपने को, फर्नीचर का, होल्डिंग का फर्नीचर कितने का है 1.5 लाख। अब बताओ उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, सब्सिडरी की बुक वैल्यू 17, नहीं समझ रहे हो क्या, एक मिनट, 17 और प्लस क्या करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लेकिन यहाँ क्या था लॉस, कितने का था 2,000 का, और डैप कितने का था, अभी बताता हूँ डैप कितने का था, पक्का, एक 167 माइनस 165, दूसरा तरीका क्या है, हमने कितने में खरीदा था इसको 15,000 में, और उस पर डैप कितना लग गया 2250, गड़बड़ करिए को 162,750। रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट कितने का था 20 को 15 किया था 5 आएगा, तो ये भी 162 आएगा। अब सुनो मेरी बात को प्लीज़, मुझे वापस से बोलने दो। तरीका नंबर 1 क्या है, बुक वैल्यू होल्डिंग की लिख लो, और बुक वैल्यू किसकी लिख लो सब्सिडरी की, कब की ईयर एंड की, फिर उसमें क्या जोड़ दो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो जोड़ दो, और एडिशनल डेप है तो क्या कर दो लेस कर दो। ये तो है मेथड नंबर 1। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मशीन की बुक वैल्यू कितने की थी 3 लाख होल्डिंग की, और सब्सिडरी की कितनी थी 90, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मशीन पर कितना था 50 का, और एडिशनल डेप कितने का था 5 का, तो 50 जोड़कर मैंने क्या कर दिया -5 में इसका। सिमिलरली फर्नीचर की दोनों की बुक वैल्यू लिखी, एक 50 और आज की बुक वैल्यू 17 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने का था फर्नीचर का 5, और लेस क्या कर दिया मैंने एडिशनल डेप 750, लेकिन उल्टा करना है, 5 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो क्या करता ऐड, लॉस है तो क्या कर दिया लेस, और एडिशनल की बजाय सरप्लस डेप क्या कर दिया माइनस। ऑप्शन नंबर 1। अरे कोई लगा दो, मर जाएंगे ना। तरीका नंबर 2,
क्यों? तरीका नंबर 2 क्या है? अपना तो वो का वही लिखना ही है होल्डिंग का। सब्सिडरी को शुरू से ही क्या ले लो, उस वैल्यू से जहाँ से हम लाए थे, तो कितने पर लाए थे हम? 1.5 लाख, और उसको घटा के आज तक ले आओ, तो 1.5 लाख रिवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप। सिमिलरली उसको 15 पर लाए थे माइनस टोटल डेप। ठीक, अब आप बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार मैं बैलेंस शीट आपको आंसर से मिलवा देता हूँ। शेयर कैपिटल किसकी आएगी? होल्डिंग की आएगी। तो शेयर कैपिटल कितने की आ गई? 6 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने निकाले हैं ना अभी, P&L कितना निकाला था मैंने? 104600, और रिजर्व्स कितने निकाले थे? 240। तो रिजर्व्स कितने आए? 240, और P&L कितना आया? 104600। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 344। ठीक, नेक्स्ट क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपनों ने बच्चों कितने का निकाला? 48,150। तो इसका भी कितना आ रहा है? 48,150। ट्रेड पेबल दोनों के सिंपली ऐड ही करने हैं, 150 प्लस 57, 207। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू देखो अपनों ने दो निकाली है ना अलग अलग, कितनी कितनी आ गई थी ये ऐड करना? 435 प्लस 162,750, 597। अभी तुम आंसर में मत देखो, बस जो अपना वर्किंग नोट है उससे मैच हो रहा है। आंसर की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा मैं। उसके बाद में इनटेंजिबल एसेट में सिर्फ गुडविल है। ठीक है, अपनी 12 ही आई थी। अदर नॉन करेंट एसेट में क्या रहेगा? कुछ है नहीं, क्या है ये? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, अब एक एक करके मेरे साथ प्रेजेंटेशन की बात करनी है। ठीक है, ये पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कंसोलिडेटेड या बैलेंस शीट? कंसोलिडेटेड ऑफ एच लिमिटेड या एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी? एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी। तो ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की हेडिंग क्या होती है? अब कुछ बच्चों के टेस्ट में मैंने यहाँ पर इक्विटीज़ देखा, इक्विटी की बजाय, और कुछ के लाइबिलिटीज़ की बजाय क्या देखा? लाइबिलिटी। तो इतनी बारीकी से चेक तो नहीं होती, लेकिन हमें कोई भी छोड़ना नहीं है। तो इक्विटी या इक्विटीज़? इक्विटी। लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज़? शेयर होल्डर्स फंड, ये तो इसका खुद का ही गलत है। ये कहाँ पर होता है? ये कैसे होता है? एस पहले होता है फिर ये आता है। शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या फंड्स? ठीक। शेयर कैपिटल, अब देखो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाता है? शेयर कैपिटल। नोट्स में बताया जाता है इक्विटी कितने का है और प्रेफरेंस का। कुछ बच्चे यहीं पर ही क्या टिका जाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई हमारे कंसोलिडेशन में ठीक है इक्विटी आ रहा है, प्रेफरेंस आता ही नहीं है। बट अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो तो भी यहाँ तो क्या आएगा? शेयर कैपिटल। उसकी डिटेल किस में देनी है? नोट्स होगा उसमें। रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व्स? रिजर्व्स, ठीक है, ना कि रिजर्व। ठीक है, ये देखो ढंग से। शेयर होल्डर्स फंड मेन पॉइंट, उसके सब पॉइंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स हिमसेल्फ। ठीक है, अब दूसरी मेन हेडिंग क्या होती है? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो इसमें है नहीं। ठीक है, तो वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो शेड्यूल 3 में आपको बता दिया जाए। ठीक है, इधर क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का, नॉन करेंट लायबिलिटीज का? माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी शोन बिटवीन या आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड बट बिफोर नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें नॉन करेंट है नहीं, इसमें क्या नहीं है? नॉन करेंट है नहीं। अगर नॉन करेंट होता है तो उससे पहले और इसके बाद। अब इसमें सीधा ही क्या आ गया? करेंट लायबिलिटीज। उसमें क्या आ गया? ट्रेड पेबल। ठीक। असेट्स, अब सीधा तुम्हें क्या दिखता है? मशीनरी। असेट बड़ी लंबी कहावत है। असेट पहले नॉन करेंट, फिर पीपी, ठीक है, और उसके नोट्स में आएगा मशीनरी। ठीक है, और पीपी के अंदर क्या आएगा? टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो आप सीधा पता क्या करते हो? असेट्स पीपी नहीं। असेट में सबसे पहले नॉन करेंट, कोई अमाउंट नहीं। पीपी कोई अमाउंट नहीं। टेंजिबल और फिर उसके अमाउंट। पक्का? इंटेंजिबल गुडविल,
और रिजर्व्स कैपिटल रिजर्व होता तो वो इसमें जुड़ कर आता, ठीक है। अदर नॉन करेंट एसेट्स क्वेश्चंस में दी थी, ठीक है। तो ये तो आपको फिर भी आता है शेड्यूल 3, वो फर्स्ट में चैप्टर है ना। अब इसकी ये जो प्रेजेंटेशन है ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्या गुडविल शेयर निकालने की। आपने नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट में क्या जोड़ा, कैपिटल प्लस एक्विजिशन डेट के प्रॉफिट्स प्लस एक्विजिशन डेट के रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एक बार मैं ले जाता हूँ शीट, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस P&L प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4। इन चारों का कितने परसेंट माइनस किया है मैंने यहाँ, 80%। और इन चारों का ही इसके अंदर कितने परसेंट जुड़ गया, 20%। तो इन चारों को क्या रखता है बच्चों, अलग अलग। सिर्फ रिजर्व्स कितने के थे, 25, और P&L इनको साथ में कर दिया इसने। किसको किसको साथ में कर दिया, मैंने किसको किसको साथ में किया, कैपिटल रिजर्व्स P&L रिवैल्यूएशन। इसने अभी सिर्फ किसको साथ में किया, अभी भी मेरी नेट एसेट में क्या क्या जोड़ना बाकी है, कैपिटल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसके 2 हिस्से कर लिए, एक होल्डिंग का और एक माइनॉरिटी का। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया था, 50 का एक था, 5 का लॉस था, 45। तो इसके भी 2 टुकड़े कर लिए। अभी भी क्या रह गया, कैपिटल। क्या क्या था नेट एसेट में, कैपिटल रिजर्व्स P&L रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसने अभी ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन दोनों को यहाँ कर लिया। अभी भी क्या बच गया, कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल देखो, कितने रुपए लगाए थे हमने, 160। माइनस क्या करना है, ये किसके किसके हो गए, रिजर्व्स का और P&L का 80%, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 80%। ये निकाले हैं ना इसने यहाँ पर, रिजर्व्स और P&L का 80%, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 80%। अभी भी किसका करना बाकी था, कैपिटल का, तो वो यहाँ डायरेक्ट कर। अब इतने टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग 80% करने का मतलब क्या है। बट मैं बहुत ही क्या हूँ, छोटा टीचर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। किसी देखो मेरे को एक बात बताओ, मुझे तुम में ना रुपए बांटने हैं, कितने, 170 रुपये बांटने हैं। मेरे पास एक 100 का नोट है, एक 50 का नोट है और एक 20 का नोट है। तो मैं अपने मर में कैसे वर्किंग करूँ, आधे आधे बांटने हैं इन दो में, 100 का 50-50, 50 का 25-25, 20 का 10-10, या 170 का सीधा आधा कर लूँ, 170 का सीधा आधा कर लूँ। अब इनके पता नहीं क्या बीमारी है, ये क्या करते हैं, कैपिटल का अलग, वो तो लिखते ही नहीं है अलग से करके, वो तो सीधा गुडविल निकालते टाइम ले लेते हैं। रिजर्व्स का अलग, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का अलग, और अननेसेसरी क्या करते हैं, मुश्किल करते हैं चीज़ों को। बट मैं हेल्पलेस हूँ, आपको क्या करना है इससे, ठीक है। अब मैं इसके जैसे समझाने लगता ना तो तुम्हारा कह देते कि कंसोलिडेशन ही छोड़ दो, कि इतने सारे क्या बन रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी उसमें ही कितने बन गए थे एक्स्ट्रा, तो इसमें तो और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, वो हमने भी निकाले थे, याद है, नहीं निकाले थे क्या, कैसे निकाले थे हमने, रिजर्व्स कितने आए थे 50, उसका 40-10 कर लिया, और प्रॉफिट कितने आए थे 70, इसमें वो डैप वाले एडजस्टमेंट करके कितना आ गया था 5750। और इसका एच का शेयर और एम का शेयर ये कहाँ कहाँ जाएगा, एम का तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा, और एच का प्रॉफिट एंड लॉस वाला P&L में जुड़ जाएगा, और जनरल रिजर्व वाला मतलब रिजर्व वाला रिजर्व्स में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इतने सारे अलग अलग हिस्से आए ना, वो सारे जुड़ गए, कर लोगे। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की प्रेजेंटेशन देखो, 2 लाख प्लस 40, 1 लाख। तो वो जो मैं अलग बनाता था ना, वो किसका पार्ट बना देता है, ये बैलेंस शीट के नोट्स का। ये तो इसका क्या बनाता है, इनका तो क्या बनाता है, वर्किंग नोट, इनका तो क्या बनाता है, वर्किंग नोट। और इनका क्या करता है, जो अपने अलग से बनाते थे ना, वो बैलेंस शीट के नोट्स होगा उसमें, हाँ या ना, पक्का। और जो मैंने फर्नीचर वालों के बनाए थे, ये इसने किसने बना दिया, बैलेंस शीट के नोट्स होगा उसमें। हमने बनाए थे ना मशीनरी फर्नीचर, नहीं बनाए थे क्या, और कौन सी अप्रोच से बनाए हैं इसने बताओ। होल्डिंग का 3 लाख, इसने सीधा क्या लिया, ये कि मैंने एक 50 की खरीदी और उसमें 15 क्या लगा दिया, डेप। तो मैं आपको 2 क्यों सिखा रहा था, क्योंकि दूसरी जगह कैसे कर देगा, वैसे कर देगा। अब आपका होमवर्क क्या है,
इस क्वेश्चन को कैसे करना, इसी की प्रेजेंटेशन के जैसे, और कितनी बार करना, जब तक हमसे 25 मिनट में होना खत्म ना हो जाए। एक दो बार तुम्हें अटपटा सा लगेगा, लेकिन दूसरी तीसरी के बाद तुम्हें ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। एक दो बार के बाद ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, लर्न। लो अभी मैथ देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, हम क्या निकालते थे, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट। उसमें क्या जोड़ते थे, कैपिटल और रिजर्व्स और पी एंड एल। कैपिटल को गोली मारो, रिजर्व्स और पी एंड एल, ठीक है। हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था या नहीं, वो इसने भी निकाल लिया, ठीक है। हमने रिवैल्यूएशन पोस्ट वाले, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, इंक्रीज इन नेट एसेट, इसको ये क्या बोल देता है, पोस्ट एक्वेशन रिजर्व्स, और उसको क्या बोल देता है, प्री एक्वेशन। क्योंकि इसको पूरी को नेट एसेट नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये पूरी नेट एसेट थोड़ी है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट है नेट एसेट का। नेट एसेट तो मैं कब बोलूँ, जब इसमें कैपिटल भी जुड़ी हुई हो। तो ये प्रॉफिट के दो टुकड़े करता है, प्री और पोस्ट। प्री वाला किसका पार्ट है, नेट एसेट का, और कैपिटल के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही उतनी की उतनी। तो उसको गुडविल जब निकालता है तो प्री वाले में से क्या क्या, गुडविल निकालने के लिए क्या करता है, कैपिटल प्री का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दिया कैपिटल वाला हिस्सा, और वो प्री वाले आगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। समझ जाओगे ना पक्का। तो ये कुछ इसके प्रेजेंटेशंस का क्या है, जानबूझ के डिफिकल्ट कर रखी है। इतना कंसोलिडेशन मुश्किल नहीं है जितना इसका क्या प्रेजेंटेशन। एक घंटा 10 मिनट, बस इतना बहुत। हाँ बच्चों, अभी इतना ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे, चलो।